आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिविजन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, पहली क्लैरिफिकेशन, मैम ये टॉपिक किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये एक ऐसा टॉपिक है अकाउंट्स का जो आपके फाउंडेशन लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है और इंटरमीडिएट लेवल पर भी, तो बहुत अच्छे से इसको समझना, ठीक है। जो बुक आपके पास है उसी बुक से करो, कहीं से कोई और नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक को समझ लो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, जब भी बात आती है ना कि किसी ने किसी को सेल किया, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि ये है मिस्टर ए ने, ये पर्सन है चिंतामणि, ठीक है। कौन है? चिंतामणि। यस भाई, चिंतामणि की एंट्री हो चुकी है यूट्यूब क्लास में भी। यस, सो चिंतामणि को उसने 10,000 रुपये के गुड्स सेल करे। अब चिंतामणि के पास फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो उसको पेमेंट कर दे कैश में या चेक में, मतलब उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर रहता है दोस्तों कि वो उसको कहेगा कि मिस्टर ए, क्या आप मुझे 3 महीने का या 4 महीने का कुछ भी क्रेडिट पीरियड दे सकते हो? आज पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा। देखो, अगर अब कोई पर्सन कह रहा है मैं पैसे बाद में दे दूंगा, सो वी रिक्वायर सम एविडेंस कि ये कल को मुकरेगा नहीं, कल को ये नहीं कहेगा मैंने कौन सी आपसे परचेज करके, याद ही नहीं आ रहे भाई साहब आप कौन हो, ठीक है। सो इसके लिए क्या बोला गया कि इसने कहा मिस्टर ए ने कि आप एक काम करो, मैं आपको एक बिल बनाकर दे रहा हूँ कि आपने मेरे से सामान खरीदा और आप ये कह रहे हो कि आप इस पैसे को मुझे 3 महीने के बाद लौटा दोगे, ठीक है। ये जो बिल उसको देगा, इस बिल को मिस्टर चिंतामणि को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब वो इसको एक्सेप्ट करके वापस अपने साइन करके दोबारा मिस्टर ए को देगा, तो ये मिस्टर ए के लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। यस, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आ रहा होता कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है क्या। दे आर जस्ट थिंकिंग कि यार किसी तरीके से अकाउंट्स की एंट्रीज़ को, जर्नल एंट्रीज़ को याद कर लेंगे। तो बच्चों एक बात सुनो, आप जर्नल एंट्रीज़ को याद नहीं कर पाओगे। कितनी कर लोगे? अकाउंट्स में आपके ऐसे मैं बोलूँ तो 100 एंट्रीज होंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो बेटर क्या है जो हम क्लास में करते हैं कि आप उसको लॉजिकल समझो, ठीक है। लॉजिक वाइज उसको समझते चलो, रट्टाफिकेशन को रूम से बाहर रखो। चलो, सो ये है बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल इज़ बेसिकली कि उसने कहा कि आप इसको साइन करके दो, डैट यू आर एक्सेप्टिंग कि आपने मेरे से यहाँ पर सामान खरीदा और 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। तो मिस्टर ए के लिए है ये बिल्स रिसीवेबल। अब क्योंकि इस बिल से उसके बाद 3 महीने के बाद ऐसा आएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? असेट बन गई मिस्टर ए के लिए। सेम बिल इस पर्सन की यानी चिंतामणि की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको पता है यार ये इसके पास बिल है, एविडेंस है, प्रूफ है, कल को भाग नहीं सकता, तो मुझे इसका पैसा देना है। अब जब उसको वो पे करना है, तो सेम बिल चिंतामणि के लिए है बिल्स पेएबल। क्या है? बिल्स पेएबल। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी। ये क्या है? उसकी लाइबिलिटी है। समझ आया? एक होता है बिल्स रिसीवेबल, सेकेंड होता है बिल्स पेएबल। तो बायर के लिए जिसने पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेएबल हो गया। इतना समझ आया? यस, ओके। सो अब समझिए इसको आगे। देखो यहाँ पर एक आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन दिखाती हूँ। अच्छा, हम आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो? सो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। बट आपके पास जो भी बुक है, देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर बुक्स इवन एटलीस्ट एट दिस टाइम कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बुक चेंज मत करो, जो बुक है उस पर स्टिक रहो बस, ठीक है। अच्छा, ये स्पेसिमेन देखो कि कैसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे स्टैंप लगा दी, एड्रेस लिख दिया ड्रॉअर का। मैम ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर मतलब जिसने बिल बनाया है। सो इन आर केस सेलर ही तो बिल बना के दे रहा है। जिसने एक्सेप्ट किया है बायर, वो है क्या है? ड्रॉई, जिसने एक्सेप्ट किया। ड्रॉअर जिसने बिल बनाया, तो उसने लिख दिया 3 months आफ्टर डेट पे टू अ सम ऑफ ₹50,000। मैं 50,000 रुपये दूंगा इस वैल्यू रिसीव के लिए। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो ए ड्रॉअर, बी ड्रॉई। अब क्या होता है, अब जो ड्रॉअर है उसके पास ना काफ़ी सारी सिचुएशंस आती है, ठीक है। नाउ मैम सिचुएशन क्या आती है उसके पास, ये भी बता दो। सो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, क्या सिचुएशन उसके पास रहती है। अब वो पर्सन कहता है कि देखिए मेरे को ना बिल तो मिल गया, अब लेकिन ये कह रहा है 3 महीने के बाद 50,000 रुपये देगा, मुझे आज पैसा चाहिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़, या तो वो 3 महीने वेट करे, यानी वो उसके मेच्योरिटी तक वेट करे, उस बिल को होल्ड करके रखे। सेकंड वो क्या कर सकता है? सेकंड वो कर सकता है कि मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भी 50,000 रुपये देने थे, इस बिल को ट्रांसफ़र कर दे, एंडोर्स कर दे। रिपीट कर रही हूँ वर्ड, एंडोर्स कर दे।
एंडोर्स मतलब होता है कि वो दूसरे के नाम पे बिल कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है कि देखो भी मुझे आपको 50,000 रुपये देने थे, इस पर लिखा हुआ है चिंतामणि मेरे को 3 महीने बाद 50,000 रुपये देगा, आप ले लेना डायरेक्टली, ठीक है। थर्ड होता है वो बिल को डिस्काउंट करवा ले। क्या करवा ले? डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट जैसे सेल चलती है सेल कर दे, नहीं, सुनो क्या होता है, वो बैंक के पास जाएगा कि बैंक सुनिए, ठीक है, हाँ इसको बैंक मान लो, अब मान लो ना कि ये बैंक है, तो अब वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि देखिए मेरे पास ये बिल रिसीवेबल है, मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, मुझे लेकिन पैसा आज चाहिए, आप चाहे मुझे 50,000 की जगह थोड़े कम पैसे दे दो, सपोज़ उसने कहा आप मुझे 48,000 दे दो, लेकिन ये बिल डिस्काउंट कर दो, इसका मतलब जाकर एक तरीके से उस बिल को एनकैश करवा कर आना। अब इसको डिस्काउंट क्यों बोला? क्योंकि बैंक क्या करता है, उसको 50,000 की जगह 48,000 दे देगा, 50,000 की जगह 48,000 दे दिए, और बाद में 3 महीने के बाद वो तो चिंतामणि से पूरे 50,000 लेगा ना। सो दीज 2,000 आर द डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक ने पहले पैसे दिए हैं, इस बात का डिस्काउंट चार्ज है। समझ आया? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। सो समझ आ गया आपको कि वो बैंक के पास जाकर भी डिस्काउंट करवा सकता है। हाँ, सबकी जर्नल एंट्रीज आएंगी, आज ही सिखाने वाली हूँ। फिर एक आता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। कुछ केसेस में ड्रॉई बोल देता है कि आप मेरे नाम पर नहीं, इस बिल को इस पर्सन के नाम पर बना दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत थी उसको ड्रॉई बनाइए। अब आती है कि बिल की ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग एक्चुअली यार ड्यू डेट निकालने में कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जरा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इस पर कमेंट कर दो कि समझ आ रहा है या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड येस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद आपके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशंस टाइमली आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं आपके पास। अब ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? ड्यू डेट का मतलब कि इस पर्सन को, बायर को, ड्रॉई यानी जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, उसको कब तक पैसा देना है, ड्यू डेट क्या है। तो एक होती है मेच्योरिटी डेट। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 अप्रैल को बिल बनाया था 2 महीने बाद का, तो कितना आ गया ये 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। अब कहते हैं ये होती है मेच्योरिटी डेट। क्या होती है मेच्योरिटी डेट? जो उसने बोला है। इसमें हम नॉर्मली ट्रेड बिल्स पर, अभी बताऊंगी ट्रेड बिल क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, बिल रिसीवेबल पर 3 दिन का उसको ग्रेस पीरियड देते हैं कि चलो भाई 3 दिन बंदा लेट हो सकता है आने में। सो 3 डेज़ का ग्रेस पीरियड, ठीक है। सो इट मीन्स उसकी ड्यू डेट क्या बनी, 1 जून प्लस 3 डेट, दैट इज़ 4 जून, ठीक है। सो ये होती है ड्यू डेट। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं, इट इज़ ऑलवेज विल बी 3 डेज, ठीक है। एज पर द करंट लॉ इट इज़ ऑलवेज विल बी द 3 डेज। ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ये 3 दिन रहेगा। समझ आ गया? ग्रेट। चलो, यही इसमें ड्यू डेट के बारे में बोला हुआ है। हमने क्लास में ये सब कुछ बहुत इन डेप्थ भी किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, डोंट वरी, सिर्फ इतना समझ लो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तभी मैंने आज इसको रिविजनरी मोड पे बनाया है कि जिसने नहीं किया वो भी इतना कर ले कि पेपर में अच्छे से सम कर पाए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ड्यू डेट से पहले पैसे चाहिए, बैंक के पास जाकर उसको डिस्काउंट करवा लो, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और ये हमेशा बैंक करता है, आसपास का फ्रेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है? सो डिसऑनर ऑफ बिल बेसिकली मीन्स, देखिए आप गए, जो मिस्टर ए है वो गया था बैंक के पास कि बैंक, मैं बोल रहा हूँ वो आपको 3 महीने बाद पैसा दे देगा, ठीक है। 3 महीने के बाद बैंक गया उस पर्सन के पास कि आप मुझे पैसा दे दो। मतलब जब 3 महीने बाद पैसा देने की बारी आई, ड्यू डेट पे पैसा देने की बारी आई, उस पर्सन ने मना कर दिया, मैं पैसा नहीं दे सकता। उसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। अब डिसऑनर ऑफ बिल के केस में क्या होगा? देखो, अब बैंक क्या करेगा, एक तो मिस्टर ए, जिस पर बैंक ने भरोसा किया था कि आपको इसने बिल रिसीवेबल दिया है, आप कह रहे हो ये मुझे पैसे देगा, उसको पेनल्टी लगाता है। हाँ, उसको कुछ पेनल्टी चार्जेस भी लगाता है। साथ के साथ वो क्या करेगा, उसका बिल उसको वापस देगा, पेनल्टी लगाएगा। इसके लिए चाहिए एक एविडेंस कि बैंक ने ऐसा किया है। अब आपने सुना होगा जैसे कोर्ट्स के बाहर नोटरी वाले बैठे होते हैं, ठीक है, जो नोटरी करके देते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस पर नोटरी करके देंगे, नोटिंग करके देंगे एक तरीके से कि हाँ हम कह रहे हैं ऐसा हुआ था, दैट इज़ एन एविडेंस। अब वो कुछ कर रहे हैं तो चार्जेस भी लेंगे, हाँ, उनको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस।
ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो ये जो नोटिंग चार्जेस होते हैं। अच्छा, अब बात आई कि मैम ये जो पेनल्टी वगैरह है ये फिर अल्टीमेटली पे कौन करता है। सो इन मैक्सिमम केसेस जो एक्सेप्टर है, जिसने एक्सेप्ट किया था पैसा दूंगा, वो अपने आप उससे वसूल लेगा। कौन? ड्रॉर, जिसका उसने पैसा लेकर डिसऑनर कर दिया। फिर आता है रिन्यूअल ऑफ बिल्स। रिन्यूअल ऑफ बिल्स मतलब मान लो 3 महीने के लिए कहा था कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से कह दिया मुझे 2 महीने और दे दो। सो दैट इज 2 महीने के लिए बिल को रिन्यू कर दिया। अब वो मर्जी है, चाहे वो कह दे कि मैं आपको इतने ही पैसे दूंगा, चाहे वो कुछ इंटरेस्ट कह दे मुझे इतना इंटरेस्ट भी दे देना। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टीज। रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है, अब भला इंसान है, कहने लगा चिंतामणि 3 महीने बाद पैसे देने थे, आधी पैसे आए, मैं रहना चाहता हूँ टेंशन मुक्त, लो पकड़ो बिल के पैसे, यानी ड्यू डेट से पहला पैसा दे दिया। सो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा, अब क्या होता है, नॉर्मली क्या रहता है, आप क्वेश्चन में भी देखोगे, एक आता है रिबेट और डिस्काउंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब ये क्या है, कई बार पर्सन अगर पहले पैसे देने आ रहा है तो ड्रॉर उसको कह देता है ठीक है, अगर आप मुझे आज पैसा दे रहे हो मैं 10% का डिस्काउंट भी दे दूँगा। उसको कहते हैं रिबेट या डिस्काउंट। ठीक है, सो अभी तक आप इतना तो समझ गए कि जब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज़ की, किसकी बात करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ की। हाँ, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, इसमें से थ्योरी आने के भी बहुत चांसेस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिल जाता है। तो जर्नल एंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज करवाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी सीएमए इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग आईडीटी का या फिर अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, सो ऐप पे क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं दिसंबर के लिए भी, और आपके मई और जून वाली जो अटैम्प्ट है, सीए इंटरमीडिएट का मई अटैम्प्ट, सीएमए इंटरमीडिएट का जून अटैम्प्ट, उसके लिए भी क्लासेस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली हैं, मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक इन अक्टूबर। सो अगर क्लासेस को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लो। अच्छा, और अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, बहुत सारे स्पेशल सेशन, फ्री नोट्स, फ्री एमसीक्यूज, ये भी सब चाहते हो, तो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, हाँ, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए। चलो, सो अब बात आती है जब हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज में हमने बिल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ड्रॉर है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और जो ड्रॉई है जिसने एक्सेप्ट किया था उसके लिए बिल्स पेएबल। ठीक है, उसके लिए बिल्स पेएबल। येस, यू हर्ड इट राइट। चलो, अब है नेक्स्ट थिंग इज एंट्रीज सीखनी है। हाँ, एंट्रीज भी सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले 2 तरीके के बिल्स और आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा मैम, एंट्री कब करेंगे ये भी बता दो। तो चलो इसकी क्लैरिफिकेशन, आज के जो पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल रहता है। तो आज की क्लास में मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन करवाऊंगी इसका। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आने वाला है, यस, अकोमोडेशन बिल वाला, वो समझ लेना, थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद कल की क्लास आपको मिलेगी, यस, कल यूट्यूब पे। तभी मैंने कहा था नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल। आपको इसके में प्रैक्टिकल जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, प्लस इसके मैं आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, अच्छा चलो, अब एक बार इसका वो जो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो देख लो। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स डू अ मिस्टेक, डू अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक। दे राइट there are 2 types of bills of exchange. Okay, the first is bills receivable, second is bills payable. स्टूडेंट्स, वो अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये कोई 2 टाइप नहीं है। टाइप क्या होती है वो सुनो। अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सो यू हैव टू राइट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब उन टाइप्स को समझ लो। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला होता है ट्रेड बिल, और सेकेंड होता है बहुत इंटरेस्टिंग बिल, दैट इज अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, ठीक है। अब ये ट्रेड बिल क्या है पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे इस अकोमोडेशन बिल को। ट्रेड बिल यानी नॉर्मल, जिसमें जिसने सामान सेल किया है, जो सेलर है वो दूसरे के नाम पर बिल्स रिसीवेबल बना देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ड्रॉई के लिए वो बन जाता है बिल्स पेएबल, यानी जो ट्रेडिंग में यूज़ हुआ, ये तो आपको पता ही है, यानी BR और BEP की बात कर रहे हैं। अब है अकोमोडेशन बिल। प्रैक्टिकली ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली मतलब
जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे, ठीक है, लेकिन हाँ पेपर में इसके आने के चांसेस रहते हैं, तो वो समझ लेना। अब अकोमोडेशन बिल क्या है? अकोमोडेशन बिल इज़ एक्चुअली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल समझो दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। अब ए को और बी को दोनों को ना पैसे चाहिए थे 10,000 रुपये। दोनों बैठे चिंता में कैसे इन 10,000 को लिया जाए, क्योंकि अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे ना तो बैंक हमें लोन नहीं देगा, वो कहेगा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं तब जाकर लोन देगा। तो फिर और क्या किया जाए? ए ने कहा एक काम करते हैं, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखा देता हूँ कि मैंने तुमको 20,000 रुपये का जो सामान है, जो 20,000 रुपये के गुड्स हैं वो सेल करे हैं। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। 20,000 रुपये के गुड्स मैंने दिखा दिए, मैं तुम्हारे नाम पर एक बिल्स रिसीवेबल बना रहा हूँ, ठीक है, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। तो उसने कहा फ़ायदा क्या होगा, कहता देखो तो भी क्या फ़ायदा होगा। एक्सेप्ट कर लिया। ये 20,000 रुपये का जो बिल्स रिसीवेबल है ए लेकर गया बैंक के पास। ये रहा बैंक को उसने बोला जी देखिए मेरे पास 20,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल है, आप इसको डिस्काउंट करके जो पैसा बनता हो दे दो। बैंक ने उसको 19,000 दे दिए, ठीक है, 1,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस कट कर लिए। वो क्या करेगा, इस 19,000 को उसने आधा आधा दोनों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक्चुअली में कोई गुड्स सेल नहीं हुए थे, बस उसने घुमाने के लिए एंट्री करी। तभी मैंने कहा प्रैक्टिकली इतना नहीं होता, बैंक पकड़ लेता है, ठीक है। बी ने क्या किया, उसने कहा ठीक है 3 महीने गए, मान लो 3 महीने का टाइम पीरियड लिखा था। 3 महीने के बाद बैंक आया बी के पास, जी पैसा। बी ने दे दिए पैसे ए से लिए, क्योंकि उस टाइम पर उनको पैसे चाहिए थे, आज उनके पास पैसे आ गए, उन्होंने लुटा दिए। और 1,000 पे, मात्र 1,000 पे देख लो 3 महीना उनके पास 20,000 रुपये थे। तो उसने क्या किया, 20,000 देने थे ना, 10,000 ए से लिए, 10,000 अपने पास से दिए और बैंक को दे दिए। यहाँ से उसकी बिल्स पेबल की जो लाइबिलिटी थी वो भी हो गई ख़त्म। ये होता है अकोमोडेशन बिल। क्या होता है, अकोमोडेशन बिल, ठीक है। अब एक बात इसको यहाँ से सुनो, अकोमोडेशन बिल मीन्स दिस बिल इज़ यूज्ड विदाउट अ ट्रेड ट्रांजेक्शन, कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होती, एंड इज़ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। मान लो मिस्टर एक्स इज नीड ऑफ मनी, वो वाई पर जो उसका फ्रेंड है बिल बना देगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बिल को जाकर बैंक में डिस्काउंट करवा दिया, बैंक ड्यू डेट से पहले पैसे दे देगा, मनी जो है एक्स और वाई आपस में शेयर कर लेंगे, ड्यू डेट को वाई पे कर देगा और जो भी पेमेंट है वो आपस में शेयरिंग बेसिस पे देख लेंगे। मैंने बोला है लॉ ऐसे बिल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, हाँ लेकिन पेपर रिकॉग्नाइज करता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट इज प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस। अब ये क्या होते हैं तो समझो, प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस आर बेसिकली, अब जैसे हमने बोला 1,000 रुपये का डिस्काउंट चार्ज था, अब ए जिसने बैंक से 20,000 की जगह 19,000 लिए हैं, वो 1,000 रुपये का एक्सपेंडिचर डिस्काउंटिंग चार्जेस अपनी बुक्स में नोट करेगा, हाँ मैम करेगा। अब मान लो उसने पैसा लिया था दिसंबर में, सपोज मान लो फरवरी में, और इसका अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा था मान लो वो अप्रैल टू मार्च वाला था, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, ये चल रहा था। पैसा वो लेने गया था 1 फरवरी को, अब बोला था 3 महीने बाद, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं उसको 3 मंथ्स में डिवाइड करने होंगे ना, कि मैंने 3 महीने पहले लिया, तो 3 महीने का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर है। तो प्रोपोर्शनेट डिस्काउंटिंग एक्सपेंडिचर अराइजेस जहाँ पर फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, वो जाकर मई में डिस्काउंट करवाएगा ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, वो अप्रैल में जाकर करवा लेगा, या फिर हम बोले तो 1 मई को जाना है, तो इन दैट केस उसको बोला गया कि देखो आपको 3 महीने में डिस्काउंट चार्जेस को प्रोपोर्शन करके दिखाना है। मैम यहाँ स्पेसिफिकली क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, जब मार्च आएगा ना तो मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज होना है, जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होना है वहाँ पर ये डिस्काउंटिंग एक्सपेंडिचर का पॉइंट आता है कि उसको प्रोपोर्शनेट करके दिखाना है, ठीक है। सो आई होप आज का थ्योरेटिकल सेशन आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से लाइक कर देना वीडियो अगर अभी तक नहीं करी, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कल करेंगे हम, फॉर श्योर कल करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर करने हैं, इसकी सारी जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझना है। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।